हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग, दिनांक 11/12/2020। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सतह। सतह किसे कहते हैं, सतह के रूप कितने हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। अब देखिए, सतह के बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं कि सतह के जो रूप हैं, सतह क्या है, किसे कहते हैं सतह, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सतह, जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती, शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, मजबूरी में स्वीकार करते हैं शक्ति के शासन को। सत्ता किसी शक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता ऐसे शक्ति, संस्था या नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है, उसे सत्ता कहते हैं। ठीक है। जब हम किसी गुंडे के आदेश की पालना करते हैं तो उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होती है, जबकि जब हम चौराहे पर यातायात नियमों का पालन करते हैं, इशारे पर चलते हैं, तो क्या होता है, सत्ता का प्रतीक होता है। तो इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब सत्ता कहलाती है। जब शक्ति के साथ वैधता, वेद यानी कानून, नियम, जब जुड़ जाते हैं किसके साथ, शक्ति के साथ, जब वो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में वेद शक्ति ही सत्ता है। ठीक है। तो वाइटस्टेड के अनुसार इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। किसने कहा है? वाइटस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का क्या है, संस्थागत अधिकार है। हेनरी पोय ने कहा है सत्ता आदेश देने का अधिकार है, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है, उसे क्या कहते हैं, सत्ता। सत्ता आदेश देने का अधिकार है, ठीक है, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। ठीक है। अब सत्ता के आधार कौन कौन से हैं, तो देखिए, सत्ता के बारे में हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करता है। प्रमुख रूप से इसकी सत्ता के जो पालन करने के आधार कौन कौन से हैं, तो ये पालन करने के आधार 4 हैं। कितने हैं? 4। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है विश्वास। पहला क्या है? विश्वास, कि अपन शक्ति का पालन क्यों करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? विश्वास। तो देखिए, विश्वास में कहा है कि सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। अधिनियम का सत्ताधारी के प्रति क्या होता है? विश्वास। यह विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेश की पालना उतनी ही सरलता से होगी। इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है एकरूपता। दूसरा क्या है? एकरूपता। एकरूपता में कहा है विचारों और आदेशों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करती है। इसी कारण राज्य व्यवस्था, उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का क्या लेता है, सहारा लेता है। इसके बाद तीसरा है लोकहित। लोक कल्याण की सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। हम राज्य के अधिकांश कानून की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि लोक हित को बढ़ावा देते हैं। जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों का पालन करना, ये क्या होता है, लोक हित में होता है। समझे? कर जमा करवाते तो उन पैसों का क्या होता है, जनता में ही विकास कार्य में लगाया जाता है। इसके बाद जो अगला है दबाव। दबाव भी जो है इसके पालन करने का आधार है। दबाव, अनेक बार दबाव शक्ति की सत्ता का पालन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव रहता है और उसे दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती, कुछ लोग तो कानून को मानते ही नहीं हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो कानून को पालन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब सत्ता के रूप कितने हैं, तो सत्ता के रूप जो हैं आपके सामने हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। 3 रूप है सत्ता के। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने रूप बताए हैं? 3।
एक है परंपरागत सत्ता। तो ये परंपरागत सत्ता में क्या कहा है, इस सत्ता का आधार परंपराएं एक इतिहास होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इस सत्ता के तर्क और बुद्धि संगतता का अभाव रहता है। घर में वर जन्म की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण माना जाता है। तो घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने आदेश का पालन करते हैं, उन सदस्य तो उनके आदेश का पालन सदस्य करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो परंपरागत सत्ता है। घर का जो मुखिया होता है, उसके आदेश का अपन पालन करते हैं। फिर दूसरा है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, वो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, अच्छा है, वो करिश्माई नेता है। पहले और भी थे, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, ठीक है, ये क्या है, करिश्माई नेतृत्व है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी है, तो इसे कहते हैं करिश्माई नेतृत्व, मानी व्यक्तित्व के आधार पर उसकी करिश्माई कह रहे हो, यार ये अच्छा व्यक्ति है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। समझ गए इसमें, तो इस करिश्मा इस सत्ता कहलाती है, ठीक है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहती है, जिससे सत्ता का आधार भावनाएं होती हैं। जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है और नरेंद्र मोदी आदि करिश्मा इस सत्ता के उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरा आता है कानूनी तर्क संगत सत्ता। तो देखिए, इसका आधार भी जो है पद होता है, व्यक्तित्व नहीं होता। उस पद में कानून जो सत्ता निर्मित करती है, उसके अनुसार ही, उस पद के अनुसार अपन को कार्य करना होता है। उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता, ये कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है, उसका व्यक्तित्व संस्कारी तब पे होगा, असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री में कानूनी सम्मान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग दिखती है। तो वेबर ने स्वीकार किया कि इसमें किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती। तो वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं, 3, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तर्क संगत या सत्ता। इसके पास आगे है, इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब सत्ता नहीं होगी तो सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। सत्ता को देश के संवैधानिक कानून और वहाँ की संस्कृति, मूल्य और परंपराओं और नैतिक अवधारणा के सापेक्ष देकर ही कार्य करना पड़ता है। अगला आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है वैधता, कि वैधता किसे कहते हैं और वैधता किस प्रकार इसकी उत्पन्न हुई है। फिर वैधता के बारे में बात करते हैं, वैधता किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, वैधता इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किससे हुई है, लेजिटिमस से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, लॉफुल। लॉफुल का अर्थ क्या होता है, वैधानिक, ठीक है। वैधता अथवा औचित्यपूर्ण का इतिहास लंबा रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा अरिस्टो के संवैधानिक शासन द्वारा शासन की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व क्या है, भारतीयों ने भी इसको जो है प्रयास किए हैं। इससे पहले जो इससे पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका जो है प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा और स्वामी को सभी अधिकार, कुछ कर्तव्यों के निर्वाह के साथ प्रदान किए जाते थे। प्रजा पालन और जन कल्याण को उसके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई है। इसलिए मध्यकाल में राजा ही देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया। आपसे लोगों को रूसर ने भी देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बनाया। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जनता की सेवा की तरह से राज्य का वैध प्रमाण माना जाता है। तो वास्तविक वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों के हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि सहमति से ही लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था दी जा सकती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, तब वह व्यवस्था क्या होगी, अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसलिए मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि के साधन हैं जिसके माध्यम से वैधता प्राप्त की जा सकती है। वैधता ग्रीन के इस कथन से सिद्ध करती है, इच्छा नहीं कि बल राज्य का आधार होता है। यानी राज्य का आधार क्या होती है, इच्छा, बल नहीं होता, ठीक है। व्यक्ति जो चाहेंगे उसको ही अपनाएंगे। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता जो शक्ति सत्ता के बीच की
कड़ी है। इसलिए कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वीरता के आधार पर लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए तर्क दिया जा सकता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वीरता है, जबकि अधिनायक तंत्र का मुख्य क्या है, शक्ति और बल है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वीरता को बनाए रखने में प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं बना पाती तो वीरता प्रभावित होती है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय व्यवस्था है। ठीक है, जिन राजनीतिक व्यवस्था ने आपको लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप ढाल दिया उसकी वीरता बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं, वहाँ क्रांति की स्थिति हो। अगर वो वीरता के हिसाब से शासन नहीं चलता है तो वहाँ पे क्या होती है, क्रांति होती है। तो साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को इसके बारे में दर्शाती है, समयानुकूल जो है इसके बारे में अपन को बताती है, वीरता नहीं है। इसी प्रकार तरह नवीन अवस्थाओं में कई बार परंपरागत संस्थाएं और समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था का चुनौती देते हैं। इस प्रकार नवीन समूह के राजनीति में प्रवेश भी वीरता को प्रभावित करती है। यदि इसके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर ले तब तो वीरता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर पुराना वर्ग इसको स्वीकार नहीं करता है तो वीरता को बाधा पहुंचती है। इसके अलावा अनेक बार जो है राजतंत्र की व्यवस्था में अनेक जो आकांक्षाएं भी वीरता को प्रभावित करती है, और जबकि राजनीतिक व्यवस्था भी जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब उसके खिलाफ लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं या तख्ता पलट करते हैं। तो अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों में कई बार तख्ता पलट हुआ है। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को जो है नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढाल करके परंपराओं की रक्षा कर व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वीरता के संकट को सामना करना किया जा सकता है। इस तरह शक्ति, सत्ता और वीरता की अवधारणा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं हो सकती, समझ गए ना। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है जहाँ केवल बल प्रयोग के साधन नहीं रह जाते, बल्कि वीरता के साथ जुड़कर के सत्ता का रूप धारण कर लेती है। तो समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वीरता और शक्ति एक दूसरे के पूरक मानी जाती है। शक्ति और वीरता और शक्ति एक दूसरे की क्या मानी जाती है, पूरक की भूमिका निभाती है। यदि हम शक्ति की तुलना करेंगे तलवार से करें, ठीक है, न कि तलवार से करें, तो सत्ता म्यान में ढकी हुई तलवार मानी जाती है जो ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलती है। तो वास्तव में जब शासक ही शक्ति का रूप ले लेती है तो वह उसका अधिकार बन जाती है। क्योंकि सत्ता में वीरता जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उसका क्या माना जाता है, कर्तव्य माना जाता है। आगे वाले इसका क्या मानते हैं, कर्तव्य माना जाता है। तो आप इसमें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा या तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए, शक्ति, सत्ता और वीरता अंतर संबंध बताइए। ये क्वेश्चन है, शक्ति, सत्ता और वीरता में अंतर संबंध बताइए। तो ये आज का आपका ये जो लेसन है कंप्लीट हो चुका है। शक्ति, सत्ता, वीरता, ये लेसन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। और आगे जो आपके जो अभ्यास क्वेश्चन है उसको कॉपी में आपको रिटर्न वर्क करना है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।